नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल। स्कूल लेक्चर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, 3 टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिए और चौथा टॉपिक जो था, ये चौथा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा टॉपिक है ये स्कूल लेक्चर एग्जाम्स में सब्जेक्ट का। तो ये सभ्यता जो थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम दिया था भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल के द्वारा इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये सभ्यता प्राप्त हुई, तब इसके स्थल सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे प्राप्त हुए। तो इसको जॉन मार्शल ने नाम दे दिया था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि स्टार्टिंग में इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी साइट्स थी, वो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पास मिली। लेकिन जब इस सभ्यता के स्थल ये दक्षिणी भारत से मिले, दक्षिणी भारत में मिले, लोथल है, धोलावीरा है, तो यहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां नहीं बहती। तो ऐसी कंडीशन में, इस स्थिति में, जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई, उसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। तो सबसे पहले खुदाई किस स्थल की गई? हड़प्पा की। तो वर्तमान में इस सभ्यता का सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक नाम ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा इसको। वर्तमान में इस सभ्यता का सबसे प्रमाणिक नाम ये हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी चीज, ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी यहां के निवासी जो है, ये तांबे और टिन को मिलाकर निर्माण करना जानते थे। किस धातु का? कांस्य का। कांसा बनाना जानते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं। लेकिन उपयोग की बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोग इन्होंने किस धातु का किया है? तांबे का। निर्माण कांस्य का भी जानते थे कि कांस्य कैसे बनता है, पर सबसे ज्यादा उपयोग जो है ये इन्होंने ताम्र धातु का किया। तीसरी चीज, ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। क्यों बोला गया है आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, लिपि प्राप्त हुई है। हालांकि इनको वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता की, पर इसको वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, ये सभ्यता जो है ये नगरीकृत सभ्यता थी। यानी कि इस सभ्यता में बड़े बड़े नगर पाए गए, तो नगरीकृत सभ्यता कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम है वेरे गॉर्डन चाइल्ड। तो वेरे गॉर्डन चाइल्ड ने सबसे पहले 1930 में एक शब्द यूज किया था। उस शब्द का नाम था अर्बन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले अर्बन रेवोल्यूशन ये शब्द 1930 में यूज किया था वेरे गॉर्डन चाइल्ड ने। और 1936 में एक बुक लिखी थी, मैन मेक्स हिमसेल्फ। तो मैन मेक्स हिमसेल्फ ये गॉर्डन चाइल्ड की बुक का नाम है। तो इसमें इन्होंने इस अर्बन रेवोल्यूशन शब्द की विस्तृत क्या की? व्याख्या की। जो ये शब्द था अर्बन रेवोल्यूशन, अर्बन रेवोल्यूशन मतलब कि नगरीय क्रांति, तो ये 1930 में पहली बार इन्होंने यूज किया। 1936 में जब बुक लिखी थी मैन मेक्स हिमसेल्फ,
तब इसकी विस्तृत व्याख्या की थी कि नगरीय क्रांति होती क्या है, और इन्होंने नगरीय क्रांति के 10 बिंदु बताए थे कि नगरीय क्रांति जो है उसमें 10 तरह के गुण पाए जाने चाहिए, या 10 तरह की विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन जो होता है कि 10 तरह की विशेषताएं पाई जाएं। ये इन्होंने 10 बिंदु बताए थे, और ये 10 बिंदु जो हैं इन्होंने बताए थे अपनी बुक में, जो लिखी थी इन्होंने 1950 में, टाउन मेकिंग रिव्यू। तो ये भी इन्हीं की बुक है, वेरे गॉर्डन चाइल्ड की। तो इसमें इन्होंने 10 बिंदु बताए थे जो किसी भी नगर में पाए जाने चाहिए, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को नगरीय क्रांति, ये सबसे पहले किसने नाम दिया था? वेरे गॉर्डन चाइल्ड ने, ठीक है। वापस देखिए, चौथा टॉपिक जो था हमारे स्कूल लेक्चर एग्जाम सब्जेक्ट का सिलेबस का, वो चौथा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। 3 टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, दूसरा था भारत की भौगोलिक विशेषताएं, तीसरा टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। ये 3 टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए पहले आपको। चौथा टॉपिक जो है ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था किसने? जॉन मार्शल ने, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्थल मिले वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, तो ये नाम दे दिया था जॉन मार्शल ने। लेकिन जब इस सभ्यता के स्थल साउथ से मिले, साउदर्न इंडिया से, दक्षिण भारत से, जहाँ पे सिंधु और उसका अपवाह तंत्र नहीं है सहायक नदियों का, तो इस कंडीशन में जो स्थल सबसे पहले जिसकी खुदाई की जाती है उसके नाम पे पूरी सभ्यता का नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले खुदाई किस स्थल की हुई? हड़प्पा की। तो वर्तमान में इस पूरी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यही इसका सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक नाम है। कांस्य युगीन थी, यानी कि यहाँ के निवासी तांबा और टिन मिलाकर किसका निर्माण करना जानते थे? कांस्य का। लेकिन यूज सबसे ज्यादा कौन सी धातु का किया? तांबे का। किस काल के अंतर्गत रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, यानी इसके लिखित साक्ष्य है, लिपि है, इसकी मिली है लिपि, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया, तो आद्य ऐतिहासिक काल में है। नगरीकृत सभ्यता थी, यानी इस सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे। ऑस्ट्रेलिया के एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं वेरे गॉर्डन चाइल्ड, तो उन्होंने सबसे पहले 1930 में एक शब्द यूज किया, अर्बन रेवोल्यूशन, नगरीय क्रांति। ये शब्द सबसे पहले इन्होंने यूज किया। 1936 में इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की मैन मेक्स हिमसेल्फ नामक पुस्तक में। ये वेरे गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक है, एग्जाम की दृष्टि से नेट में कई बार पूछा भी हुआ है। तो वेरे गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक है मैन मेक्स हिमसेल्फ, इसमें इसकी इन्होंने विस्तृत व्याख्या की। 1950 में एक बुक लिखी टाउन मेकिंग रिव्यू, तो इसमें इन्होंने 10 विशेषताएं बताई है इस पुस्तक में जो किसी भी नगर के अंदर पाई जानी चाहिए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे। सबसे पहले चार्ल्स मेसन जो थे ये गए थे हड़प्पा, जो स्थल है, हड़प्पा नामक स्थल जो है। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन ये 1826 में किस स्थल पे गए? हड़प्पा में, जो पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल है वहां पे गए थे सबसे पहले। फिर 1842 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया चार्ल्स मेसन ने। तो ये लेख जिस नाम से प्रकाशित हुआ वो था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, इस नाम से इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, 1842 में हड़प्पा की यात्रा की थी 1826 में, 1842 में लेख प्रकाशित किया था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो इस लेख में चार्ल्स मेसन ने यह कहा
कि हड़प्पा वो स्थल है जिस स्थल पर किस किस के बीच में युद्ध हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में। ये कहा चार्ल्स मेसन ने। 1850 के दशक में कनिंघम थे। कनिंघम के द्वारा भी यात्रा की गई किस स्थल की, हड़प्पा की। तो कनिंघम जो थे ये भी हड़प्पा गए, ठीक है, लेकिन इसका महत्व नहीं समझ सके। ना चार्ल्स मेसन को समझ में आया, ना कनिंघम को समझ में आया। इसके अलावा जब लाहौर से कराची तक जब रेलवे लाइन बिछाई गई, तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची तक, तो उस समय हड़प्पा जो स्थल है उसकी ईंटों को इस रेलवे लाइन के अंदर यूज कर लिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे जॉन बर्टम, विलियम बर्टन, ये दो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। तो इन्होंने हड़प्पा जो स्थल है इसकी ईंटों को इस रेलवे लाइन में यूज कर लिया था। 1912 में जे एम फ्लिट जो थे, इन्होंने इस हड़प्पा का जो टीला था उसके बारे में एक लेख प्रकाशित किया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जरिए। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसके जरिए एक लेख प्रकाशित किया था जे एम फ्लिट ने, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा की यात्रा की चार्ल्स मेसन ने 1826 में। 1842 में एक लेख प्रकाशित किया नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो उस लेख में लिखा कि हड़प्पा वो स्थल था जहां पे सिकंदर और पोरस के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। लाहौर से कराची तक की जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय दो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, जॉन बर्टम, विलियम बर्टन। तो इन्होंने हड़प्पा की स्थल जो है इसकी ईंटों को यूज कर लिया था इस रेलवे लाइन में। 1912 में हड़प्पा में जो टीला था उसके बारे में एक लेख भी प्रकाशित किया था जे एम फ्लिट ने अपनी जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी इसके जरिए। लेकिन बेसिकली सभी लोगों को समझ में आया नहीं कि वास्तव में ये जो ईंटों से बने नगर प्राप्त हो रहे हैं, जो घर मिल रहे हैं, ये हैं क्या, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। 1919-20 में रेलवे का ही काम चल रहा था, तब मजदूरों को फिर से कुछ बस्तियां दिखी सिंध प्रांत में, ठीक है, ये तो पंजाब प्रांत में आ गया लाहौर। तो 1919-20 की बात है जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फिर से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूरों को फिर से कुछ बस्तियां दिखी। मजदूरों ने फिर से सरकार को बताया, तब सरकार ने नियुक्त किया जॉन मार्शल को कि वास्तव में ये ईंटों से बने मकान हैं क्या। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल को कहा सरकार ने कि वास्तव में जो नगर मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं ईंटों के बने हुए, ये हैं क्या। तब जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी इनके द्वारा खुदाई की गई किस स्थल की, हड़प्पा की। हड़प्पा की खुदाई की गई या जिसको उत्खनन बोल देते हैं। 1922 में फिर राखलदास बनर्जी थे। राखलदास बनर्जी ने एक और स्थल की खुदाई की। उस स्थल का नाम था मोहनो जोदड़ो। राखलदास बनर्जी ने इस स्थल की खुदाई की। इसके बाद जॉन मार्शल गए लंदन। लंदन जाकर 20 सितंबर 1924 को वहां का एक समाचार पत्र था इंग्लैंड का, उस समाचार पत्र का नाम था द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज। तो द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज जो ये समाचार पत्र था, इसमें मोहनजोदड़ो जो शहर था, इस मोहनजोदड़ो शहर की तस्वीर प्रकाशित की गई और ये घोषणा की गई कि हमको भारत में एक बहुत ही प्राचीन क्या मिली है, सभ्यता। ये घोषणा कर दी जॉन मार्शल ने। लेकिन उस समय के जो पाश्चात्य इतिहासकार थे
पाश्चात्य मतलब विदेशी इतिहासकार। तो उनका मानना था कि भारत का इतिहास जो है ये प्रारंभ होता है 326 ईसा पूर्व से। वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में कोई इतनी पुरानी सभ्यता भी हो सकती है। उनका मानना था कि भारत का तो इतिहास ही 326 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, जिस समय भारत पे आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। तो उन्होंने कहा कि 2-3 हजार साल पुरानी सभ्यता तो भारत में मिल ही नहीं सकती, उनका ये मानना था। उन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिया कि ये सभ्यता जो मिली है इंडिया में, ये मिस्र की जो नील नदी घाटी सभ्यता है और इराक की मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उसका कोई ना कोई उपनिवेश रही होगी। यह तर्क दे दिया पाश्चात्य इतिहासकारों ने कि जो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता है और इराक की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी का कोई ना कोई उपनिवेश रही होगी। उन्होंने इस बात का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जैसे वर्तमान में भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है, वैसे ही ये सभ्यता जो थी मिली है इंडिया में, ये सभ्यता भी किसका उपनिवेश रही होगी? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता या इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता। ये उनके द्वारा तर्क दिया गया। लेकिन बाद में दोनों सभ्यताओं में एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जो ये विदेशी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता, तो इनके अंदर और सिंधु घाटी सभ्यता में अध्ययन किया गया कि क्या वास्तव में उपनिवेश थी अथवा नहीं थी। तो देखिए, इन सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी हैं। पहले हम समानताएं के बारे में देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या क्या मिली है दोनों सभ्यताओं में, क्या क्या समानताएं हैं। अब इन सभ्यताओं की बात की जाए, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता और इराक की मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो समानताएं क्या क्या है? देखिए, दोनों ही सभ्यताओं से मोहरों की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी हुई है, तो नील नदी घाटी और मेसोपोटामिया मोहरों की प्राप्ति हुई है। चित्र बनाने का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, धातुओं से परिचित थे, तांबे से और कांस्य से परिचित थे। इसके अलावा देखी जाए तो वस्त्र बनाने की कला से भी परिचित थे, वस्त्र बनाना जानते थे। इसके अलावा बात की जाए तो आभूषण भी पहनते थे। ये सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं, जो समानताएं मिली है इन सभ्यताओं में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपस में व्यापारिक संबंध भी था। इन सभ्यताओं के बीच आपस में व्यापारिक संबंध भी था। इसके अलावा मिस्र की जो नील नदी घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता, मैं नील नदी घाटी बता रहा हूं यहां पे, तो नील नदी घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों से ही नगरों में आयताकार चबूतरे ये भी प्राप्त हुए। नील नदी घाटी सभ्यता में इन आयताकार चबूतरों को जिगुरेट ये कह दिया गया नील नदी घाटी सभ्यता में। तो दोनों ही सभ्यताओं के अंदर काफ़ी सारी समानताएं पाई गई हैं, ठीक है ना। ये मैंने समानताएं बताई हैं। मोहरों का मिलना, पेंटिंग से परिचित थे, लिपि का ज्ञान था, धातुओं से परिचित थे, वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे, आभूषण पहनते थे निवासी, आपस में व्यापारिक संबंध भी मिले, क्योंकि यहाँ की कई चीज़ें मोहरें उन सभ्यताओं में मिली हैं, वहाँ की मोहरें यहाँ मिली हैं, तो ये भी है, व्यापारिक संबंध भी था। आयताकार चबूतरे भी मिले हैं नील नदी घाटी सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में। नील नदी घाटी सभ्यताओं में इनको जिगुरेट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ समानताएं हैं, लेकिन समानताओं के होने के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि उस सभ्यता का उपनिवेश रही होंगी। ये हम नहीं बोल सकते कि उस सभ्यता का उपनिवेश रही होंगी, क्योंकि इन सभ्यताओं में काफ़ी सारी असमानताएं हैं।
देखते हैं कौन कौन सी असमानताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इन सभ्यताओं के बीच अभी हमने समानताएं पढ़ी कि क्या क्या समानताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के बीच में बहुत सारी असमानताएं भी हैं। जैसे हम बात करें इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, तो इनके बीच में असमानताएं क्या क्या थी, इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, ये सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता भी थी और नगरीय भी थी, यानी गांव भी थे नगर भी थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से किस प्रकार की सभ्यता माना गया है? नगरीय। पहली असमानता जो है। दूसरी असमानता की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जबकि हड़प्पा की बात करें तो ये सभ्यता कैसी थी? वाणिज्य प्रधान। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसके समाज में पुरोहित वर्ग का अधिक महत्व था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहां पर व्यापारी वर्ग का महत्व था। इसके अलावा देखा जाए असमानताओं में तो यहां के निवासी घास फूस के मकान बनाते थे, जबकि यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो सड़कें नालियों का उतना अधिक महत्व नहीं था, जबकि यहां पर सड़कें और नालियों की समुचित क्या की गई थी? व्यवस्था। सभी नगरों में अच्छी सड़कें और नालियां थी, इनकी समुचित व्यवस्था की गई। यहां पर था राजतंत्रात्मक शासन, यहां पे मान सकते हैं हम गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है, तो ये कुछ काफी असमानताएं थी दोनों सभ्यताओं के बीच में। ठीक है, और दोनों सभ्यताओं में जो व्यापार होता था उसमें अधिक मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट, ये हड़प्पा सभ्यता को ही माना गया। तो अगर ये हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश होती तो इससे ज्यादा व्यापार में मुनाफा नहीं कमा सकती। कोई भी उपनिवेश हो वो अपने मातृ देश से अधिक विकसित और लाभकारी नहीं हो सकता अपने शुरुआती चरण में। तो इनका ये कहना जो था विदेशी इतिहासकारों का, विदेशी इतिहासकारों में कौन कौन थे? जॉन मार्शल था, गॉर्डन चाइल्ड, अर्नेस्ट मेके, मार्टिमर व्हीलर, ये जितने भी पाश्चात्य इतिहासकार थे उनका ये मत था कि इसी का उपनिवेश था। लेकिन हम देख सकते हैं समानताएं हैं लेकिन असमानताएं उससे अधिक है। ठीक है ना? क्लियर ये पॉइंट आपको? तो ये तो प्रूव हो गया कि इन सभ्यताओं का उपनिवेश नहीं था हड़प्पा सभ्यता। तो फिर क्या थी हड़प्पा सभ्यता? इसके बारे में देखिए, आइए डिस्कस करते हैं। एक सिद्धांत आता है कि सभ्यता का के जो निवासी थे इसे हम बोलते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया किसने? ये दिया ब्रजबासी लाल ने अपनी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम है द सरस्वती फ्लोज, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी और वैदिक सभ्यता के जो प्रतिनिधि थे आर्य, ये
एक ही थे। ये सिद्धांत दिया ब्रजबासी लाल ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लोज में कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी और वैदिक सभ्यता के निवासी ये एक थे। क्यों दिया? कि दोनों सभ्यताओं में, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनमें भी अत्यधिक क्या थी? समानताएं। काफी समानताएं मिली हैं। अब समानताएं मिली क्या क्या है? जैसे कि यज्ञ वेदी का प्रचलन, यज्ञ वेदियां मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं ये भी मिली हैं। इसके अलावा पशु बलि का प्रचलन ये भी मिला है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के द्वारा आभूषण पहनना, तो ये कुछ समानताएं मिली। तो ब्रजबासी लाल ने कहा कि हड़प्पा के प्रतिनिधि और वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि एक है। लेकिन यह सिद्धांत भी मान्य नहीं है, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में असमानताएं भी हैं। अब असमानताएं क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में असमानताएं क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक। इनकी अर्थव्यवस्था वाणिज्य प्रधान थी। इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और फिर उत्तर वैदिक काल में डिपेंड हुई किस पर? कृषि पर। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा, मातृदेवी की उपासना, पुरुष देवता की उपासना, ये सब की गई। जबकि वैदिक सभ्यता में बात करें तो यहां पर ऋग्वैदिक मंत्रों की क्या की जाती थी? स्तुति की जाती थी। जो ऋग्वैदिक मंत्र था उनकी स्तुति करते थे। हड़प्पा की बात करें तो लिपि का ज्ञान था। ये लिपि से क्या थे? अपरिचित। इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा के निवासी लौह से अपरिचित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे का क्या हो चुका था? ज्ञान। तो देख सकते हैं समानताएं मिली हैं। यज्ञ वेदी मिली है, अग्नि वेदिका मिली है हड़प्पा में, जिनका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में है। पशु बलि, आभूषण पहनना, लेकिन असमानताएं ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो असमानताओं की बात करें तो असमानताएं ज्यादा प्राप्त हुई है। मातृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था, पशुपालन और कृषि प्रधान, लिंग पूजा, मातृदेवी पुरुष देवता की उपासना करते थे, इनकी पूजा की जाती थी। यहाँ पे ऋग्वैदिक मंत्रों की स्तुति करते थे। इनको लिपि का ज्ञान था, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ऐड कर देता हूं मैंने आपको बताया हड़प्पा के निवासियों को लिपि का ज्ञान था। यहाँ पे लिखा है कि लिपि से अपरिचित थे। लेकिन आर्यों की एक शाखा, आर्य जो हम पढ़ेंगे वैदिक काल में, आर्यों की एक शाखा के अभिलेख मिले हैं, कसाइट और बोगज कोई। तो इनमें लेख अभिलेख मिला है, तो इसमें लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक आर्य पूरी तरह से लिपि से अपरिचित रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं की एक शाखा के अभिलेख मिलते हैं कसाइट और बोगज कोई से। तो ये स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी खारिज हो गया। ये दिया था ब्रजबासी लाल ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लोज में। इसने कहा कि हड़प्पा के प्रतिनिधि और वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि एक है। समानताएं बताई जैसे कि यज्ञ वेदी, अग्नि वेदिकाएं, पशु बलि, आभूषण पहनना। पर मैंने भी आपको बताया कि इनमें असमानताएं क्या थी? ज्यादा थी। ठीक, तो ये सिद्धांत भी क्या हो गया? खारिज। तो दोनों सिद्धांत खारिज हो गए। पहला सिद्धांत ये था जो विदेशी इतिहासकारों ने दिया कि नील नदी घाटी की सभ्यता के निवासी और मेसोपोटामिया के उपनिवेश थे हड़प्पा सभ्यता, वो अभी मैंने बताया समानताओं से ज़्यादा असमानताएं थी। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया ब्रजबासी लाल ने, तो ये भी क्या हो गया? खारिज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं।
इसके बाद एक सिद्धांत दिया गया और यह सिद्धांत दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने, जो प्रख्यात इतिहासकार हैं सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। तो तीसरा सिद्धांत जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। यह सिद्धांत दिया सुनीति कुमार चटर्जी ने। इनकी पुस्तक का नाम है द मिडल इंडो आर्यन। तो इसमें इन्होंने भाषाई आधार पर यह सिद्धांत दिया कि बलूचिस्तान के जो निवासी थे वो जो ब्राह्मी भाषा बोलते थे, इस ब्राह्मी भाषा के कई शब्द, ठीक है ना, ध्यान देना कि बलूचिस्तान के निवासी जो ब्राह्मी भाषा बोलते थे, इसके कई शब्द फिलहाल कौन सी लैंग्वेज में आते हैं? द्रविड़। जो द्रविड़ जाति के लोग हैं वो इसी के समान शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। इन्होंने कहा कि द्रविड़ थे मूल निवासी, लेकिन अगर द्रविड़ इस सभ्यता के मूल निवासी होते, ठीक है, ये इन्होंने सिद्धांत इस प्रकार से दिया कि द्रविड़ मूल जो थे मूल निवासी थे, आर्यों का आक्रमण हुआ तो द्रविड़ आके कहां बस गए? दक्षिणी भारत में। कि सभ्यता के मूल निवासी तो द्रविड़ थे, लेकिन जब आर्यों का आक्रमण स्टार्ट हुआ तो ये पंजाब के क्षेत्र से खिसकते खिसकते कहां पे आ गए? दक्षिणी भारत में। लेकिन अगर ये ही मूल निवासी होते, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के और दक्षिण भारत में आते तो कम से कम अपने साथ हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला को विकसित करते हैं। जिस प्रकार से हड़प्पा में घरों का निर्माण हुआ है उसी प्रकार के घर ये दक्षिणी भारत में आकर भी बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सिद्धांत भी अपने आप ही क्या हो गया? खारिज हो गया, ठीक है। तो ये तीन सिद्धांत मैंने अभी डिस्कस किया आपको। पहला बताया गया कि विदेशी सभ्यताओं का उपनिवेश था, वो भी खारिज हो गया। दूसरा सिद्धांत ये था कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, स्वदेशी मत का सिद्धांत जो ब्रजवासी लाल ने दिया वो भी खारिज हो गया। इन्होंने दिया कि मूल निवासी द्रविड़ थे, ये भी खारिज हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये वास्तव में थे कौन, इसके बारे में डिस्कशन होगा अब।